बुखार, थकान और सूखी खांसी कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र सकारात्मक संकेत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कृषि क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। देश के 50% से भी ज्यादा रोजगार सीधे या परोक्ष रूप से इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी यही एक क्षेत्र है जो उम्मीद दिखा रहा है। आंकड़े दिखाते हैं कि कृषि क्षेत्र में लॉकडाउन के बावजूद सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किसान और किसानी को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं भी की, जो न सिर्फ इस महामारी के दौरान किसानों के लिए सहायक साबित हुई, बल्कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में भी ये तमाम घोषणाएं जो की गई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक खरीफ की फसल में रिकॉर्ड बुआई हुई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत के मुताबिक उर्वरक मुहैया कराया गया है। इस तस्वीर को समझने के लिए आइए एक नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर। कृषि मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ की रिकॉर्ड 44.13% ज्यादा बुआई हुई। इस साल 580 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 402 लाख हेक्टेयर के आसपास ही था। वहीं अगर खरीफ की फसलों के उत्पादन की भी बात करें तो उसको लेकर भी आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। धान की भी बात करें तो 26% से ज्यादा की फसल का उत्पादन सामने आया है। वहीं दलहन की बात करें तो 162% से ज्यादा उत्पादन हुआ है। और वहीं अगर हम मोटे अनाज की भी बात करते हैं तो इसमें भी आंकड़े उत्साहजनक हैं। लगभग 30% तक की बढ़त इसमें नजर आ रही है। तिलहन को लेकर भी बात करें तो 139 लाख हेक्टेयर में जो तिलहन की बुआई हुई, उसमें भी दिखा रहा है कि बढ़त हुई है। कपास की में भी बढ़त हुई है। जूट की बात करें उसमें भी बढ़त हुई है। यानी कि विभिन्न क्षेत्र में उत्पादन में बढ़त के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वो भी सब कुछ तब जबकि देश में लॉकडाउन हुआ था। और इस साल 1 जून से 9 जुलाई तक के बीच में भी जलाशयों को लेकर भी उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि 167% से ज्यादा हमारे जलाशयों में पानी है। ये सामान्य दर से 13% ज्यादा बारिश इस वक्त तक आ चुकी है। 1 जून से 13 जुलाई के बीच में ही बारिश ज्यादा हुई है। 10 सालों में देश के जलाशयों में जो औसत लाइव स्टोरेज रही थी, इस वक्त की जो लाइव स्टोरेज है वो उससे कहीं ज्यादा है। सीडब्ल्यूसी ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक देश के 123 जलाशयों में 167% लाइव स्टोरेज है, जो पिछले सालों में पिछले 10 सालों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ये भी उम्मीद जगाता है कि हमारे देश की कृषि को कितना फायदा हो रहा है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो हमारे साथ हमें ये दिखाते हैं कि कृषि का क्षेत्र सकारात्मक संकेत दिखा रहा है, अर्थव्यवस्था को गति भी दे रहा है। और हम इसी अहम विषय पर, यानी किस तरीके से कृषि क्षेत्र के ये संकेत क्या कहानी बयां कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे देश के किसान और किसानी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशिष्ट मेहमान। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेश पाल। आप डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के। डॉक्टर पाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो हमने तमाम आंकड़े सामने दिखाए हैं, ये आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ष 2019-20 में जो कृषि की प्रगति है बहुत अच्छी रही है। ये कृषि का जो वृद्धि दर है 19-20 में वो 4% दिखाया गया है। जो हमारे खाद्यान्न का उत्पादन है वो भी एक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ 295 मिलियन टन्स। और जो आंकड़े अभी दिखाए जा रहे थे, जो इस खरीफ की बुआई का जो अभी तक जो उपलब्धि है, उसमें करीब 35 से 40% अधिक एरिया में बुआई की जा चुकी है। तो ये सब ये दर्शाते हैं कि कोविड के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में काफी अच्छी जो है तरक्की हुई है। और हम तो यही कहते हैं कि जो किसी क्षेत्र में अगर कोविड का सबसे कम प्रभाव है तो वो कृषि है। उसमें उतना नहीं हुआ है, वृद्धि दर उतनी ही है इसकी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि पर जो निर्भर हैं अपनी आजीविका के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो, उनका भी एक तरह से कृषि के ऊपर निर्भर होने से उनकी जो एक तरह से आमदनी है, जो उनका रोजगार है, वो ठीक रहा है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है रोजगार देने में, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में,
और उसके साथ इकोनॉमी में जो हमारा जो योगदान है उसके लिए भी कृषि का बहुत बड़ा जी योगदान डॉक्टर है। पाल, यानी कि हम ये मानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान चाहे देश पूरा बंद था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में लगातार बुआई भी हुई, उत्पादन भी बेहतर हुआ। साथ ही साथ क्या हम ये भी मान सकते हैं कि किसानों को, क्योंकि जब वो बुआई करते हैं तो जाहिर है उनको उर्वरक की भी जरूरत पड़ती है, जिसके बिना उनकी बुआई भी संभव ज्यादा नहीं हो पाती, यानी फसल का उत्पादन उतना नहीं हो पाता, उर्वरक बहुत जरूरी होता है। और सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि जो उर्वरक डीबीटी के माध्यम से जिसकी बिक्री हुई है वो पिछले साल की तुलना में इस साल उससे भी ज्यादा हुई है, और ये भी बात अप्रैल मई जून के महीने के लिए कही गई है। क्या हम ये माने कि जब किसानों को जरूरत थी तब सरकार भी साथ खड़ी रही, और यही कारण है कि हमें इस तरीके के उत्साहजनक आंकड़े सामने दिख रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने जिस तरह से एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं लॉकडाउन के टाइम में, उसका सीधा फायदा कृषि के ऊपर हुआ है, किसानों को हुआ है। और उसमें जो हम खरीफ की फसल की बात करते हैं तो उसकी तैयारी में कुछ समय जो है किसानों को भी मिल गया, सरकार को भी मिल गया कि उसमें ये अप्रैल और मई में जो लॉकडाउन हुआ, लेकिन ज्यादातर जो खरीफ की फसलों की बुआई वगैरह की तैयारी जो है जून या जुलाई में होती है। तो ये बीज की उपलब्ध कराना, उसके बाद में खाद को उपलब्ध कराना, तो इन चीजों को जो बनाने के लिए, इनको अरेंज करने के लिए समय जो सरकारी तंत्र हैं या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले जो सप्लाई करते हैं उनको समय मिला है, और उन्होंने इस समय का फायदा उठाते हुए ठीक से प्लानिंग करके ये सभी जो इनपुट्स हैं वो किसानों तक पहुंचाए हैं। और दूसरा ऐसे जो जी अच्छी जो रेस्पॉन्स इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो मानसून का प्रेडिक्शन है इस सीजन के लिए वो काफी अच्छा है। नॉर्मल मानसून की उन्होंने बात की है, और मानसून कहीं जो है ना काफी जगह शुरू भी हो गया है। तो एक वजह ये भी है कि जो हमारी खरीफ की फसलों की बुआई है वो जितनी हमारी नॉर्मल होती है उससे ज्यादा है। और ऐसे ही हमारे जो इनपुट हैं, जो आपने जैसे अभी बात की खाद की, तो खाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन भी है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब चीजों का जो एक तरह से नतीजा हमको देखने में मिलेगा। उम्मीद ये की जाती है कि जो खरीफ का सीजन है उसमें भी उत्पादन जो हमारा सामान्य होगा, सामान्य से ज्यादा होगा। बिल्कुल। और लॉकडाउन के दौरान भी जैसा पता चल रहा है कि जो उर्वरक इकाइयां हैं वो इकाइयां भी काम करती रहीं, और इसी वजह से उर्वरक भी उपलब्ध किसानों को होता रहा। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर पाल, आपने भी मॉनसून की बात की, और हम जानते हैं कि हमारे देश में कृषि सिंचाई आधारित कृषि है जो मौसम पर भी काफी हद तक निर्भर करती है। लेकिन इस वक्त जो आंकड़े आए हैं जलाशयों को लेकर, उसमें भी दिखा रहे हैं कि जो लाइव स्टोरेज है वो पिछले साल से भी ज्यादा है। इस वक्त की बात की जा रही है कि वो ज्यादा है। क्या हम ये माने कि ये बेहतर मॉनसून होने के साथ साथ हमारे जलाशयों में पानी होने के साथ साथ किसानों के लिए आने वाले महीनों के लिए भी उम्मीद की किरण रहती है, क्योंकि मॉनसून के बाद तो वैसे ही उत्पादन बेहतर होता है, और इस बार मॉनसून को लेकर भी जो पूर्वानुमान है वो बेहतर है। तो क्या हम ये उम्मीद माने कि आने वाले महीनों में कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को और गति देने में अहम रोल अदा कर पाएगा? ये बिल्कुल सही बात है कि मानसून जो है सामान्य होगा। हमारे जो जलाशय हैं उनमें जो पानी का स्तर है वो जो सामान्य से थोड़ा बेहतर ही है। और जो हमारे, जैसे हम बात किए थे, जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी किसानों के लिए है। और दूसरी बात ये भी है कि किसानों ने भी थोड़ी तैयारी अपने स्तर पर की है, जिससे सारे ऑपरेशंस हैं, कृषि के ऑपरेशंस हैं, उनमें सुचारू रूप से उन्होंने लॉकडाउन के टाइम भी काम किया। जैसे गेहूं की हार्वेस्टिंग थी, चने की जो है उन्होंने कटाई थी, तो ये सारे काम उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में किए हैं। और उसमें जो अवेलेबल जो मजदूर थे वहां पे गांव में रहते हैं, उनकी सहायता से वो सही तरीके से उन्होंने किया है। उसके बाद में जैसे सरकार ने उनको थोड़ा छूट दिया, मंडी के लिए उनको खोला गया, तो जो बाजार में जो सप्लाई किया गया उसको भी सुचारू रूप से वहां पे रहा है। तो किसानों का भी इसमें बड़ा योगदान है। इसके साथ ही जो है जो प्रोक्योरमेंट किया गया है सरकार ने इसका गेहूं का, जी जो इस बार गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया है वो पिछले वर्ष से थोड़ा ज्यादा ही है। इसका मतलब सारी जितनी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वो सब सही तरीके से काम करते रहे कि कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर ऑपरेशन ना हो जिसमें किसानों को कोई दिक्कत हो, उसको कोई किसी खाद की कमी हो या बीज की कमी हो या उसको किसी और चीजों की कमी हो। तो ये सभी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि सारी चीजें जो हैं किसानों को मुहैया समय से हों। और उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी
जो ये प्रोग्रेस है खरीफ सीजन की वो काफी संतोषजनक है, सभी तरीके से मिला। जी डॉक्टर पाल, मैं आपसे एक थोड़ा हटकर सवाल पूछना चाहती हूँ इस वक्त, क्योंकि कृषि क्षेत्र को में जो लोग काम कर रहे हैं, जो किसान काम कर रहे हैं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके परिवार वाले या परिवार के सदस्य शहर चले जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि शहर में काम करने वाले बहुत सारे लोग वापस अपने गांवों की ओर भी उन्होंने रुख किया। उनके रोजगार को लेकर सरकार विभिन्न काम तरह से उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक संकेत आ रहे हैं, जिस तरीके से सरकार खुद विभिन्न कदम उठा रही है ताकि कृषि क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर हैं उनको सही ढंग से उनका लाभ उठाया जा सके, आपको लगता है कि इस हालात में भी कृषि क्षेत्र एक अलग तरह से ही सही लेकिन बेहतर उम्मीद जगाता दिखता है? आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न किया है। कृषि क्षेत्र तो वाकई इस बार जो एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना है, और खास तौर से जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं गांव में, जो खेती में काम करते हैं या जो खेती से बाहर भी काम करते हैं, उनको सब इस समय में जो है खेती में रोजगार उसमें मिला है। इसके साथ ही सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम और उठाए हैं। उसमें जो काफी जो आसपास के लोग जो काम करते थे, गांव के पास में लोग काम करते थे, जिसको हम बोलते हैं रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, उस पर काफी असर पड़ा था क्योंकि लॉकडाउन वहां पे था। अब तो शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और बाकी एक्टिविटीज भी शुरू हो गई, तो काफी लोग वो भी गांव की तरफ गए थे और गांव में भी उनको अलग से रोजगार थोड़ा मिला है, कृषि में मिला है। इसके साथ ही सरकार ने जो मनरेगा है उसका एलोकेशन बढ़ाया है, काफी ज्यादा बढ़ाया है। उसमें करीब काफी मैं समझता हूँ 30,000 करोड़ या कितना एडिशनल एलोकेशन उसमें सरकार ने किया था, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रूरल एरियाज में। और उसके बाद में जो ये एक सरकार ने जो इकोनॉमिक पैकेज जो पूरे थे इकोनॉमी के लिए, उसमें एग्रीकल्चर का भी करीब 1.5 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है। उसमें भी काफी ऐसे इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसमें जो दिया गया है। हाल ही में शायद उसकी गाइडलाइन सरकार ने दी है, इशू की हैं। लेकिन ये दोनों कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और इसका सीधा फायदा हमको जो है देखने में मिल रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट है मनरेगा में उसमें काफी जो बढ़ोतरी हुई। डॉक्टर पाल, आप बने रहे हमारे साथ। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तजामुल हक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पूर्व अध्यक्ष हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के। आपका भी स्वागत करते हैं तजामुल जी। फोन लाइन पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। तजामुल जी, ये जानना चाहते हैं आपसे कि अभी हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन के बावजूद, अप्रैल और मई के महीनों में हमने देखा कि लॉकडाउन के बावजूद कृषि क्षेत्र में बुआई बेहतर हुई है, उत्पादन बेहतर हुआ है। जो संकेत आ रहे हैं वो लगातार सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। अगर हम किसानों के नजरिए से मैं सवाल पूछना चाहूं, हमने हमेशा देखा है कि जब उत्पादन बेहतर हो जाता है तो किसान को अपनी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। हमने ये भी देखा है कि जब सप्लाई चेन्स बाधित हो जाती हैं तो किसान को अपनी उपज बेचने में प्रॉब्लम होती है। इस सब के बीच जब इसे ऐसे वक्त में जबकि चुनौतियां हैं हमारे सामने, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1 लाख करोड़ के कृषि ढांचे के लिए फंड का निर्माण किया है। कहां तक आपको लगता है कि इन समस्याओं का भी जवाब दे रहे हैं अब, या इसका हल ढूंढ रहे हैं हम, ताकि आने वाले वक्त में जो ये मुश्किलें हैं इनसे भी किसान पार पा सके? माफी चाहते हैं तजामुल जी, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डॉक्टर पाल हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पाल, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने खुद ही बात की कि 1 लाख करोड़ के फंड की बात की आपने, पैकेज दिया गया है, और जब भी फसलों के उत्पादन अच्छा होता है किसानों का, तो फसलों का भंडारण का अभाव हो जाता है, किसान को समस्याएं आती हैं। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके से विभिन्न मोर्चों पर हम किसान को मजबूत कर रहे हैं उसमें ये एक मोर्चा भी शामिल है, इसलिए आने वाले वक्त में इस समस्या पर भी पार पाया जा सकता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इस सरकार के जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म आए हैं उसमें प्रोडक्शन साइड पे तो फोकस है ही, लेकिन उसके बाद में जिसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग वाला, उसमें भी बहुत बड़ा फोकस इस सरकार का रहा है।
उसमें डिफरेंट तरह के रिफॉर्म उन्होंने किए हैं। उसमें एक रिफॉर्म ये भी है कि जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, कि जैसे ही माल जो किसान का उत्पाद है उसके गेट से बाहर निकलता है तो उसके बाद में उसको कैसे बेहतर तरीके से उसकी हैंडलिंग हो सके। हमारे प्रोडक्शन की एक सबसे बड़ी जो एक तरह से कहें कि उसमें समस्या है कि जो उत्पादन की यूनिट है, जो साइज ऑफ होल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, जोत हमारी हैं वो बहुत छोटी हैं, तो इसमें कम कम उत्पाद होता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये जो कम उत्पाद है इसको हम इकट्ठा कैसे एग्रीगेट करके उसको मार्केट तक ले जाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये घोषित किया गया है। इसमें हमारी जो प्राथमिक सहकारी समिति हैं, किसान उत्पादक जो एक तरह से संगठन हैं, या जो हमारे स्वयं सेविंग समूह हैं, और या हमारे जो स्टार्टअप जो शुरू होने वाले हैं, छोटे छोटे जो सेक्टर में कुछ अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो इन्हीं के लिए एक तरह से फाइनेंसिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, और उसमें हमारे जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ में जो हमारे बहुत बड़े जो वैल्यू क्रिएशन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, डेयरी और फिशरी सेक्टर, उसमें भी अलग से एलोकेशन किया गया है कि उनकी जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सप्लाई चेन के लिए, ये एक्सपोर्ट के लिए है, उसको कैसे हम स्ट्रेंथन करें जिससे ये हमारा जो एग्रीगेशन है फार्म लेवल के बाद में ये हो जाए, मार्केट तक आए, और जो हमारी एक्सपोर्ट की जो सप्लाई चेन है वो इंटैक्ट रहे। जी बिल्कुल डॉक्टर पाल, और इसी को देखते हुए सरकार ने कई अध्यादेश भी लेकर आई है इस तरीके से कि किसान को अपनी फसल बेचने की भी आजादी हो, और ऐसे कई अहम निर्णय सरकार की ओर से लिए गए हैं। डॉक्टर पाला बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए विशेष कार्यक्रम। सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्राउड जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पार्टीज़ हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज़। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम बिटवीन ईच अदर हम 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, जिससे हम अगर किसी से हमें इन्फेक्शन ना हो और हम किसी को इन्फेक्शन ना रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज बेसिक संकेत, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कृषि क्षेत्र से जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी उत्साहजनक आंकड़े हैं, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो हमारे जलाशय में भी काफी पानी है, और यही नहीं बल्कि उर्वरक भी सही वक्त पर सही तरीके से किसानों को मुहैया कराया गया है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। और हमारे साथ जुड़े हुए इस विशेष विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर सुरेश पाल बने हुए हैं, साथ ही तजामुल हक जी भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। तजामुल जी, हम लगातार किसानों के और कृषि क्षेत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लगभग 86% किसान ऐसे हैं जो लघु और सीमांत किसान हैं। इनके पास जमीन बहुत छोटी होती है, एक तरीके से खेतिहर मजदूर की तरह ये लोग काम करते हैं। एक और हमने देखा कि ये जो खरीफ की फसल की बुआई के आंकड़े आ रहे हैं ये बड़े उत्साहजनक हैं। दूसरे हमने देखा कि किसान सरकार कई ठोस कदम उठा रही है, बड़े फैसले ले रही है ताकि किसानों को लाभ हो सके। इन सब हालात के बीच ये जो छोटे सीमांत किसान हैं इन्हें मजबूत बनाया जाए, इस दिशा में कितनी उम्मीद जग सकती है? देखिए, इनको मजबूत बनाने के लिए 2-3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि उनको इंडिविजुअली अपने हाल पे ना छोड़ा जाए। एक फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है कई जब से प्रधानमंत्री जी मतलब 5-6 सालों से कहा कि फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, तो उस पहल में ये भी पहल है कि फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स में या ऑटोनोमस कोऑपरेटिव्स के रूप में उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। और उससे क्या होगा कि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। और अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह की बातें कहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करना चाहते हैं तो फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, तो पार्टिसिपेट कर सकते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और उस इंटरनेशनल एजेंसी से जो एश्योर्ड प्राइस सपोर्ट है या मार्केटिंग का गारंटी है वो उनका फायदा मिलेगा। तो
तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट लेड ग्रोथ की बात हम करते हैं, लेकिन मार्केट से बहुत ज्यादा फायदा स्मॉल फार्मर्स उठा नहीं पाते, और इसका कारण सिर्फ ये है कि वो संगठित नहीं है। तो गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि पिछले अगले दिनों में कम से कम 10,000 ऐसे फार्म प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स हो, और सिर्फ वही नहीं हो, अभी आपने देखा होगा कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो बात कही गई कि उसमें उनको क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाएगा, और क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा वो छोटा छोटा अगर कुछ स्टार्टअप करना चाहे, एक्सपोर्ट्स करना चाहे, कोई लोकल लेवल पे कोई स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करना चाहे, चाहे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो, चाहे वायर हाउस हो, या बाकी और भी कोई मार्केटिंग में ड्राइंग फैसिलिटीज हो, या कुछ भी इस तरह का जो एग्रीकल्चर से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये है, उसके लिए 2 करोड़ तक का लोन देने का प्रावधान है, और ये सब्सिडाइज्ड लोन है। इनफैक्ट इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो एक गवर्नमेंट चारों तरफ से कोशिश कर रही है कि एक इंटीग्रेटेड वे में कैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट देके उनका इनकम को बढ़ाया जाए। और बहुत सारे ऐसी बातें हुई है, आपने देखा होगा पिछले सालों में भी, कि ये कहा गया कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से हो कि क्लस्टर बेस्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, कुछ पर्टिकुलर चीजों को जो एक्सपोर्ट करना है या पेरिसेबल कमोडिटीज को मार्केटिंग एक्सेस देना है, तो वो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो, इसमें उनको मार्केटिंग करना आसान हो, और कोई भी जो खरीदने वाले हैं उनके लिए भी आसान हो उस जगह से खरीद करना। जी, यानी जो कृषि उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, क्लस्टर अप्रोच के जरिए जो बात की जा रही है, उससे इन सीमांत किसानों को भी लाभ होगा, मजबूती मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात तजम्मुल जी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जब बेहतर बुआई होती है तो बेहतर उत्पादन होता है, जब बेहतर उत्पादन होता है तो जो पिछले सालों के अनुभव हमें दिखाता है कि हमारी काफी फसल बर्बाद हो जाती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री हमेशा मूल्यवर्धन की बात करते हैं। मूल्यवर्धन जो हमारे देश में अभी तक मात्र 7% के करीब होता है, जबकि विकसित देशों में वो 70% तक होता है। सरकार की जो नीतियां हैं, मौजूदा नीतियां हैं, और जिस तरीके के फैसले सरकार ले रही है, मूल्यवर्धन को लेकर कितना सकारात्मक तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि किसानों को मजबूत करना है तो इसको भी मजबूती देनी होगी। बिल्कुल, आपने अभी जैसे देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो क्रिएट किया गया 1 लाख करोड़ का, उसका मेन यही है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है उसको कम किया जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसान के लिए जो जिसका नुकसान होता है। तो ये अगर आपने लॉस को रोक दिया और तो इसमें किसानों को भारी फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का कैसे इनकम में वृद्धि हो, और उसको उनको कैसे मार्केटिंग फैसिलिटी दिया जाए। और मार्केटिंग फैसिलिटीज मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा या मार्केटिंग रिफॉर्म्स के द्वारा, कि ये नहीं कि खाली वो मंडी में जाके बेचे, 20-20 किलोमीटर दूर गए और 3 दिन तक बिक्री नहीं हो पाई, तो उसमें उनको नुकसान होता है, वो कर नहीं पाते, इसीलिए वो लोकल लेवल पे ट्रेडर्स को ही दे देते। अब है कि प्राइवेट अगर जो मोनोपोली है एपीएमसी का, वो अगर खत्म होगा तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे प्राइवेट मार्केट्स में, और कॉम्पिटिटिव रूप में कॉम्पिटिटिव प्राइस देंगे फार्मर्स को, तो उसका बेनिफिट भी किसानों को मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के सोच जो है प्रैक्टिकली है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा दिलाया जाए, उनका इनकम कैसे बढ़ाया जाए। खास करके टारगेट तो था कि 2022 तक जो है किसानों का इनकम को डबल करना था। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अफेक्टेड जरूर हुआ कोविड में, लेकिन फिर भी आप जैसे आंकड़े देख रहे हैं, प्रोडक्शन या एरिया स्विंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एग्रीकल्चर बाय एंड लार्ज एग्जेम्प्टेड था, और कोशिश किया गया कि चाहे इनपुट सप्लाई हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो, सीड सप्लाई हो, तो उसमें कोई दिक्कतें ना आए। और इनिशियली थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में उसको एड्रेस किया गया और मार्केटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जी, डॉक्टर पाल भी बने हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर पाल, आपको कई दशक का अनुभव है, आप खुद इस क्षेत्र से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। ये बताइए हमें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से जो किसानों को सलाह देने वाली फोन लाइंस थी, उनके लिए जो लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और लगातार किसानों को सलाह या मशवरा या परामर्श जो देना होता है उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। तो किसानों के लिए ऐसे वक्त में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, ताकि वो इस समय जो फैसले उनके हित में लिए जा रहे हैं उनका वो भरपूर फायदा उठा सके? उसमें तो यही है कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ तो उसमें सबसे पहले बात तो आई जैसे इसकी गेहूं की कटाई की कैसे होगा,
उसके बाद में कुछ ऐसे थे फ्रूट्स की क्रॉप थी या वेजिटेबल वाली, उनकी कहीं मार्केटिंग की प्रॉब्लम थी, कहीं हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम थी। उसके बाद में ये जैसे हमारी ये जो फ्रूट में हमारी ये आम आए, लीची आई, तो इस तरह से काफ़ी उनमें चैलेंज थे कि इनकी जो सप्लाई चेन है उसको कैसे हम जो है मेंटेन रखें। पोल्ट्री में हम क्या करें, डेयरी सेक्टर में हम क्या करें, फिशरीज में हम क्या करें, सीड प्रोडक्शन में, फिशरी का सीड प्रोडक्शन एक मेजर समस्या थी, उसको कैसे करें। तो इसके लिए हमारा जो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसकी संस्थाएं हैं बहुत सारी देश में, वो अनुसंधान भी करती हैं। उसके अलावा उनको हम बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, ये हर एक जिले में एक केंद्र है। तो इन केंद्रों ने लॉकडाउन के समय में अपने जिले से संबंधित जितनी भी उस समय उनको लग रहा था कि ये सलाह, ये सूचना किसानों तक जानी चाहिए, तो उसमें उन्होंने एक भरपूर तरीके से, एक तरह से प्रोएक्टिव होके ये सारी सूचनाएं किसानों को दी हैं। एक एडवाइजरी दी है कि अब कैसे करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करना है, इसका पैकेजिंग कैसे करेंगे, सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जितने और बाकी किसान कॉल सेंटर्स हैं, वो सारे जो है पूर्ण रूप से काम कर रहे थे किसानों को सलाह देने के लिए, और सलाह ही नहीं, पूरा एक पैकेज भी देने के लिए, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो उसको हम बोलते हैं, वो बताने के लिए पूरी तरह से उन्होंने उसमें काम किया था। और इसका फायदा किसानों ने उठाया भी है। जैसे अब मैं बात करूं कि जैसे अंगूर का था, उसमें काफी एक्सपोर्ट होता है, उस टाइम उतना नहीं हुआ था, काफी तक हो गया था, लेकिन कुछ बचा हुआ था। उसके बाद में अब जैसे आम आया, उसका भी एक्सपोर्ट हुआ है, उसमें जो ये अल्फांसो है उसका भी एक्सपोर्ट हुआ है। तो जो एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं काफी कृषि के क्षेत्र में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कृषि के क्षेत्र में उतने वैसे नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। और आपने बाकी भी देखा होगा, जो डोमेस्टिक हमारी सप्लाई चेन थी, सभी जो फ्रूट्स वेजिटेबल खास तौर से, वो सुचारू रूप से चलती रही। ऐसे ही डेयरी के मामले में जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी चलता रहा। थोड़ा बहुत हो सकता है अनऑर्गेनाइज जी सेक्टर। डॉक्टर पाल, और हमने देखा कि किस तरीके से किसानों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया, जैसा आपने खुद कहा है। जी, लेकिन ऐसे में उम्मीद करते हैं कि किसान, उनके मदद के लिए, उन्हें मजबूती देने के लिए जो कुछ सरकार कर रही है उसका वो भी पूरा लाभ उठाएंगे और हमारे देश की कृषि क्षेत्र और मजबूत हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाल, और तजम्मुल हक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।